हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में या पिछले जितने भी लेक्चर हुए इस अध्याय के, मैंने आपको इस चैप्टर का मेन मीनिंग बता दिया था, प्रिंसिपल बता दिया था, मेन कंसेप्ट बता दिया था। हम बात कर रहे थे कौन सा विभाजन, याद करिए, समसूत्री विभाजन। भूले तो नहीं है ना, पक्का ना? चल, तो आज भी क्या पढ़ने वाले बेटा, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और इस समसूत्री विभाजन में मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, पर्टिकुलरली किसकी बात करने वाले हैं, क्विज लास्ट में आएगा, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित होंगे प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या पढ़ेंगे आज। आप अच्छे तरीके से जानते हैं हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, और वो भी पर्टिकुलरली कौन सा, समसूत्री विभाजन। और मैंने जो जीवन चक्र बताया था कोशिका का, जिसमें हमने अंतरावस्था पढ़ ली थी, जिसमें हमने जीवन अवस्था पढ़ ली, हमने एस अवस्था पढ़ ली, हमने G2 अवस्था पढ़ ली, यानी ये 3 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं ये अवस्था की, ये वाली अवस्था जिसको हमने बोला था, जो मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, कौन सा, M अवस्था, जिसको हमने गुणन अवस्था या सूत्री अवस्था भी बोला था, ठीक है। तो ये बात थी जो हम लोग स्टार्ट करे थे, ठीक है। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो गुणन अवस्था है, एम अवस्था है, मल्टीप्लिकेशन अवस्था है, सूत्री अवस्था है, विभाजनकारी अवस्था है, ये 2 अवस्थाओं से मिलकर बनी है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप कौन सी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, जानते हैं ना बेटा। ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि ये 4 अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी याद करिए, मैंने आपको बताया था, पूर्वावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज, फिर मध्यावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज, फिर पश्चावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज, और लास्ट में अंत्यावस्था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, टीलोफेज, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 4 अवस्थाएं हैं जिनका हमें अध्ययन करना है आज, और कोशिश करेंगे हम साइटोकाइनेसिस को भी पढ़ने की, ठीक है। बताएं, स्टार्ट करें, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये पता लग रहा है कि चैप्टर क्या है, भूले तो नहीं, चैप्टर का नाम याद रखना, क्या, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र मैंने आपको बता दिया था, उस कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं बता दी थी, अंतरावस्था और समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था बताई थी, और फिर बताई थी कौन सी, एम अवस्था। अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं पढ़ चुके हैं, जीवन एस G2, है ना। अब बात करने वाली बेटा जी एम अवस्था की, और ये मैंने आपको बता दिया, एम अवस्था 2 भागों से बनी हुई है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एम अवस्था और अंतरावस्था की अगर तुलना करें तो बड़ी कौन सी होती है, आप बोलेंगे सर अंतरावस्था। 23 घंटे हमारी कोशिका किसमें थी, अंतरावस्था में थी, मात्र 1 घंटा इसमें है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी अवस्था है कोशिका के जीवन चक्र की, ठीक है। अब इस अवस्था की 2 भाग थे, एक कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्था। अब इन चारों में से सबसे लंबी कौन सी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, पूर्वावस्था। सबसे छोटी कौन सी है, पश्चावस्था। चले स्टार्ट करें, आइए। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस में पढ़ने वाले हैं क्या, पूर्वावस्था। तो बेटा जी हम बात करने वाले सबसे पहले पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना कृपया करके, वो बच्चे जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, कृपया करके मेरी एक छोटा सा अनुरोध सुनिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं कि आप में से कहते हैं सर एनसीईआरटी की हाईलाइट लाओ। बेटा अगर मैं ही एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लाऊं, मैं ही आपको सब कुछ कराऊं, तो आप क्या करोगे भाई, फिर मैं ही नीट का एग्जाम दूं, मैं ही डॉक्टर बन जाता हूं, आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बच्चे ध्यान से सुनना कि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे हिसाब से चले आप, कृपया करके इतनी डिमांड मत रखा करें। मैं समझता हूं कि हाँ होती है, लेकिन इस चीज को भी तो समझो ना कि जब तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं हाईलाइट लाकर करूंगा क्या, समझ रहे हैं ना। हाईलाइट्स तो आपको खुद को करनी चाहिए भाई, आप खुद सोचिए ना। जब हम ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते थे ना, तो क्या करते थे, हम बच्चों को बोर्ड पे समझाते थे, और समझने के बाद वो बच्चा क्या करता था, या तो क्लास में अपनी बुक्स लेकर आता था या एनसीईआरटी लेकर आता था, और पढ़ते दौरान पढ़ते पढ़ते या बाद में घर जाकर वो वापस से उसका रिवीजन करता था और फिर उसको खुद हाईलाइट करता था। अब मैं थोड़ा ना उसकी कॉपी में हाईलाइट कर बताता था उसको। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं इस चीज को, कि वो बच्चे जो बार बार बोलते हैं सर हाईलाइट क्यों नहीं लाते, हाईलाइट क्यों नहीं लाते। चलो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी आपकी पूरी कर देते हैं। मैंने कहा कहीं बुरा ना लगे आपको, लो साहब एनसीईआरटी भी लेकर आ गया हूं। ये जो पूर्वावस्था है, इसकी एनसीईआरटी में ये कुछ 2 बिंदु दे रखे हैं मात्र। अब ये मत बोलना सर 2 का दे रखे और भी कुछ दे रखा है, भैया वो जो बहुत सारी चीजें रखी ना पूर्वावस्था को, उसको संक्षेप में यहाँ पर इस तरीके से 2 बिंदुओं में समझा रखा है, ठीक है। अब मैं ये हाईलाइट लाता क्या फायदा होता है इस चीज का, जब तक मैं इसको समझाता नहीं, समझ लेना इस चीज को। तो पहले मैं समझाऊंगा, आप खुद हाईलाइट करेंगे, आप खुद मेहनत करेंगे भाई, समझना इस चीज को। आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं पूर्वावस्था, इसका एनसीईआरटी में ये कुछ दे रखा है, इसको भी हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको तो समझे ना भाई मेरे। चलिए सबसे पहली चीज, पूर्वावस्था में सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है वो ये, It's 12:32 a.m. क्या कि ये सबसे लंबी अवस्था है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो 4 अवस्थाएं हैं ना कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें से सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, प्रोफेज है, चारों में से। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए दूसरा बिंदु, समझने से पहले जिन बच्चों ने पिछला अध्याय अगर पढ़ा है, कोशिका वाला पढ़ा है ना, वो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या मैंने आपको उस अध्याय में बताया था कि केंद्रक होता है और केंद्र के अंदर कोई अनुवांशिक पदार्थ डीएनए मिलता है, डीएनए के धागे होते हैं, याद आ रहे हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये डीएनए के जो धागे जो बिखरे हुए होते हैं अंदर ही अंदर, ये डीएनए के जो धागे जो अंदर एक जाल सा बना रहे थे बच्चों, याद आ रहा है ये जाल क्या था। कोई भी बच्चा सोचो ये जाल क्या था, याद करिए। ये जाल जो अंदर मिल रहा था इसको हमने क्या बोला था, क्रोमेटिन। याद आ रहा है क्या नाम था, क्रोमेटिन, भूले तो नहीं पक्का। चले आगे। अब आप ये भी बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कोशिका विभाजन के दौरान ये क्रोमेटिन जो डीएनए के धागों से बना हुआ है, वो डीएनए लिपटे हुए किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, याद आ रहा है। कुछ अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड याद आ रहा है, 92 क्रोमेटिड थे, सब कुछ बताया हुआ है मेरे भाई। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बार बार उस चीज को रिवाइज कराया जाए। ये आपका दायित्व बनता है कि वो पुराने लेक्चर्स को जरूर देखो। जब आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपके प्रश्न उठेंगे नहीं, डाउट्स उठेंगे नहीं। अब आप पढ़ोगे ही नहीं तो ऑब्वियसली बात आपके डाउट्स उठेंगे, है ना। तो कृपया करके जितने भी पुराने लेक्चर्स है कोशिका वाले अध्याय के लास्ट में जब केंद्र पढ़ा है उसको पढ़ना, तब ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो कभी ऊपर से जाएगा। तो बेटा जी क्रोमेटिन जो है ये संघनित होकर, अब संघनित का मतलब होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का मतलब होता है क्या, सिकुड़ना, ठीक है। संघनित होकर या सिकुड़कर किसका निर्माण करेगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, गुणसूत्र का, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं।
कैसे? देखिए इस तरीके से, ये कोशिका ये वाली जिसके अंदर केंद्रक था और केंद्रक के अंदर क्या था? क्रोमेटिन था। सब इस क्रोमेटिन ने संघनित हो गया और संघनित होकर इस तरीके से इसके जो अर्धगुणसूत्र थे, याद आ रहे हैं? क्रोमेटेड वर्ड याद आ रहा है? क्रोमेटेड, ये क्रोमेटेड जुड़ गए और इस तरीके से ऐसे गुणसूत्रों का निर्माण कर दिया। अब ये गुणसूत्र इस तरीके से भरे पड़े हैं इसके अंदर, केंद्रक के अंदर। तो आपने जो चीज याद करनी है मेरे भाई, इसमें पूर्व अवस्था में दूसरा बिंदु, कौन सा बिंदु बेटा? दूसरा बिंदु वो ये कि क्रोमेटिन का जो जाल है, क्रोमेटिन का जाल संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। ठीक है, अब मुझे इतनी सी बात बताएं कि मैं आपसे भी प्रश्न पूछूंगा और बिल्कुल मेरा दायित्व बनता है, मेरा बिल्कुल वो रिस्पांसिबिलिटी आपसे पूछने की। क्या कि गुणसूत्र की संरचना याद है आपको? भूले तो नहीं है? कैसी थी? याद करिए। आपको याद आ रहा है ये एक डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के बिल्कुल बीच में एक प्रोटीन की एक तश्तरी थी या डिस्क थी। याद करिए इसका नाम क्या था? काइनेटोकोर। भूल गए तो नहीं है ना? क्या नाम था? काइनेटोकोर। ये क्या बेटा? एक क्रोमेटिड है। ठीक, ऐसे हमने बोला लगभग 92 क्रोमेटिड मेरी कोशिका में केंद्र में बिखरे हुए हैं, ऐसे, जिसको हमने क्या बोला? क्रोमेटिड, या इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्र भी बोलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्र। देखिए दिख रहा है आपको? ये एक डीएनए का धागा नहीं दिख रहा? जिसके बीच में प्रोटीन की डिस्क है, जिसका नाम क्या है? काइनेटोकोर, है ना? अब आप मुझे बताइए, ये जो काइनेटोकोर है, ये जो काइनेटोकोर आपको दिखाई दे रहा है और ये डीएनए का धागा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने बोला क्रोमेटिड या अर्धगुणसूत्र। अब मैंने आपसे बोला ऐसे अर्धगुणसूत्र हमारी एक कोशिका के केंद्र में कितने थे? 92 थे। कितने थे? 92। ठीक है, ये सारे 92 के 92 क्रोमेटिड्स जो थे सिकुड़ रहे थे। ये 92 क्रोमेटिड्स जो थे, ध्यान से सुनना, ये जो 92 क्रोमेटिड्स जो थे, जो एक जाल बना रहे थे, और उस जाल को हमने क्या बोला था? क्रोमेटिन का जाल बोला था। ये 92 क्रोमेटिड्स, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। 92 क्रोमेटिड्स पहले भी बता चुका हूं, बार-बार रिवाइज कर रहा हूं। 92 क्रोमेटिड्स यानी 92 अर्धगुणसूत्र जो हमारी एक कोशिका में मिल रहे थे, जो बिखरे पड़े थे, इस तरीके से बिखरे पड़े हैं, जो एक जाल बना रहे, जिसको हमने बोला क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये जो 92 क्रोमेटिड्स थे, ये सिकुड़े। कौन संघनित हुआ? क्रोमेटिन सिकुड़े, और सिकुड़कर दो अर्धगुणसूत्र यानी दो क्रोमेटिड, सोच समझकर मुझे बताएं, ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे के पास आ गए या नहीं आए? दिमाग लगाएं जल्दी से। क्या ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे के पास आ गए या नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। अब आप मुझे बताएं, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो सोच समझकर मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, क्या ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, क्या मैं इसको गुणसूत्र बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां पर ना आपके मन में दो प्रश्न बनेंगे, मैं बता रहा हूं, मेरे को पता है क्या प्रश्न बनने वाले हैं। सर आपने पहले ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, पहले तो पास थे, उसके बाद ये एक दूसरे से दूर गए, क्यों गए? अभी बता रहा हूं, रुकना। अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, क्या ये इतना सा कांसेप्ट समझ में आया मेरे भाई? क्या कि क्रोमेटिन क्या था? क्रोमेटिन? हमने बोला सर क्रोमेटिन जो है वो एक जाल है। किसका जाल है? 90, हमारी कोशिका की बात कर रहे हैं, हमारी कोशिका की। क्या 92 क्रोमेटिड्स या अर्धगुणसूत्र, ठीक है, बिखरे पड़े हैं किसमें? केंद्र में। ठीक है, और क्या बना रहे भैया? एक जाल सा बना रहे हैं। चलो, उस जाल को हमने क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। ये इस तरीके से 92 क्रोमेटिड्स बिखरे हुए हैं, 92 अर्धगुणसूत्र बिखरे हुए हैं और एक जाल बनाया जिसका नाम है क्रोमेटिन। ठीक है, फिर ये क्रोमेटिन क्या हो रहा है? संघनित हो रहा है, यानी वो जो अर्धगुणसूत्र 92 अर्धगुणसूत्र है वो सिकुड़ रहे हैं, और सिकुड़कर ध्यान से सुनना, सिकुड़कर दो अर्धगुणसूत्र एक दूसरे के पास आ गए, और पास आने के बाद किसका निर्माण कर दिया? गुणसूत्र का। तो प्रभु जरा सोचो, मैंने यहां पर क्या लिखा कि क्रोमेटिन संघनित होकर किसका निर्माण कर रहा है? गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है। बताएं, क्या इतना सा बिंदु आपको समझ में आ गया? चलें आगे। अब आपका फाइनली प्रश्न होगा, सर ये लाल रंग की जो दिखाई है ये क्या है, और ये जो दो अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से दूर क्यों भागे हैं, है ना? हालांकि ये बाद में आएगा। आपको एक चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का, क्या वंशागति का आणविक आधार, 12वीं कक्षा का अध्याय, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए उस पर आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा? डीएनए पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। भूल मत जाना, नीट का बहुत फेमस प्रश्न है। किसके कारण होता है? बस अभी इतना सा हिंट दे रहा हूं कि डीएनए में मिलता है फॉस्फेट। क्या डीएनए में क्या मिलता है? फॉस्फेट मिलता है, फॉस्फेट समूह मिलता है बच्चों, और उसी फॉस्फेट समूह के कारण आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। भूल मत जाइएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये मेरा हाथ एक डीएनए है, इस पर आवेश नेगेटिव है। ये मेरा दूसरा हाथ, ये भी डीएनए, इस पर आवेश नेगेटिव है। मैंने कोशिश करी दो अर्ध गुणसूत्र को पास लाने की, लाया, चल अब ये पास जुड़ जाएंगे कि एक दूसरे से दूर भागेंगे नहीं भागेंगे ना? जरा सोचिए, पहले मैं इनको पास लाया, लेकिन दोनों पर आवेश कैसा था? नेगेटिव था, तो दोनों दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। तो सोच समझकर मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे एक सिंपल सा प्रश्न बताइए बेटा जी। एक पिता है और उसकी, आप बोलेंगे सर पिता कहां से आ गया? सुनना, एक पिता है, उसकी दो लड़कियां हैं। एक पिता है जिसकी दो लड़की है, लड़की फर्स्ट और लड़की सेकंड। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? सिस्टर कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? बस इतनी सी बात बताना, बस बताएं, सिस्टर कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कहलाएंगी ना, एक पिता की दो लड़कियां, है ना? अब आप मुझे बताना, यहां पर इस एक गुणसूत्र में एक पिता की दो संतान है या नहीं है? एक पूरे गुणसूत्र के दो बच्चे हैं या नहीं है? कौन? दो अर्धगुणसूत्र है या नहीं है? दो क्रोमेटिड है या नहीं है? सोच समझकर मुझे आंसर बताना। जो मैं लाइन आपसे बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से। इस क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं। क्या ये लाइन मैंने सही बोली है? सोचो, इस क्रोमोसोम में, इस गुणसूत्र में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन? ये एक क्रोमेटिड यानी अर्धगुणसूत्र, ये भी एक क्रोमेटिड यानी अर्धगुणसूत्र। ठीक है, क्या ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के भाग हैं या नहीं? आप बोलेंगे हाँ, तो क्या बोलूंगा, इन दोनों अर्धगुणसूत्र को एक दूसरे के क्या है? सिस्टर है या नहीं है? एक दूसरे की बहनें हैं या नहीं है? एक ही गुणसूत्र की दो संतान है या नहीं है? बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तब आप मुझे बताएं, इन दोनों को मैं क्या इंग्लिश में सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? संतति अर्धगुणसूत्र। अब आप मुझे बताएं, क्या सोच समझकर मुझे बताएं, संतति मतलब एक गुणसूत्र की दो संतान है, इस गुणसूत्र की दो संतान है, दो
अर्ध गुणसूत्र है, ये भी और ये भी, और ये दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को विपरीत, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए पर आवेश होता है नेगेटिव। बताएं, इतनी सी कहानी आपको समझ में आई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? अब आप मुझे बताएं, यहां तक की चीज क्लियर है? अब फाइनल आपका लास्ट प्रश्न होगा, सर ये लाल लाल क्या है? तो बेटा ये जो लाल लाल है, ये एक झिल्ली है, जो हालांकि हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस झिल्ली का नाम होता है पेलिकल, और इसी पेलिकल के अंदर मिलते हैं क्या बेटा जी? आपके क्रोमैटिड। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर दूं, सारा रिवाइज कर दूं, जिनके जो भी डाउट्स होंगे खत्म हो जाएंगे। आइए देखिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पूर्वावस्था, प्रोफेज, सबसे लंबी अवस्था, ये समझ में आ गया किसकी? कैरियोकाइनेसिस की। चार अवस्थाओं में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में सबसे लंबी है। इस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी थी? जो क्रोमेटिन था, जो क्या था? एक जाल था, जो किससे बना हुआ था? अर्धगुणसूत्रों से बना हुआ था। अर्धगुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। हमारी एक सामान्य कोशिका में कितने क्रोमेटिड मिल रहे हैं? 92 क्रोमेटिड मिल रहे हैं, जो बिखरे हुए थे और एक जाल बनाया था जिसको हमने बोला था क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्रोमेटिन जो अंदर जो था, जो 92 डीएनए के धागों से बना हुआ था, जिनको हमने बोला था अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमेटिड, जो संघनित हुए, छोटे हुए, और छोटे होकर दो अर्धगुणसूत्र या दो क्रोमेटिड एक दूसरे के पास आए। आने के बाद इनके ऊपर एक आवरण का निर्माण हुआ जिसका नाम है पेलिकल। जब ये एक दूसरे के पास आ गए हैं, तो हमने इनको बोला है गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में ये जो दो क्रोमेटिड हैं, जो आपस में क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सिस्टर कहलाएंगे, एक दूसरे की संतति गुणसूत्र कहलाएंगे। ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है, जिसको हमने बोला है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बना दिया? गुणसूत्र। अब भैया जरा सोच समझ कर मुझे बताइए, कौन सी अवस्था में हुआ? बेटा जी ये हुआ है हमारी प्रोफेज में, भूलना नहीं है। क्या यहां तक की कहानी सफाचट क्लियर है? ऊपर से निकल गई कि यहां से गई और यहां आकर बैठ गई, यहां से निकल गई? सोचो, यहां से गई या यहां से गई, इधर बैठी है, ऊपर से निकल गई। ये जो कंसेप्ट बताया समझ में आ गया? जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको अच्छे से समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कौन सा पिछला अध्याय, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आएगा, पूरा नहीं समझ में आएगा। इसलिए एक बार लेक्चर जरूर देख लीजिएगा पुराने वाले। ठीक है, आइए बेटा अब क्या होगा? आपने बोला सर दो चीजें हो गई हैं, दो चीजें हो गई है, तीसरा क्या होगा? देखिएगा ध्यान से सुनना। ये दिख रहा है आपको? चलो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। पहला क्या? ये सबसे बड़ी अवस्था थी, हम समझ में आ गया। दूसरे में हमने क्या देखा कि क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड होकर क्या बना दिया? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बन चुके हैं। ठीक है भैया, चलें आगे। अब और क्या होगा? देखिए बेटा ये क्या है? आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कौन है ये कोशिका द्रव्य? बता, इस कोशिका द्रव्य में क्या है? आप बोलेंगे सर कोशिकांग है। ठीक है, कौन मिल रहा है बेटा? कोशिकांग मिल रहा है। ठीक है, एक कोशिका अंगक ऐसा था जो झिल्लीहीन था, अगर आपको याद आ रहा हो, जो केंद्र के पास था, और दो थे ये, और एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिलते थे। याद आ रहा है इनका नाम क्या था? तारक केंद्र था ना? भूले तो नहीं है? दो तारक केंद्र मिलकर क्या बना रहे थे? तारक का है, यही पढ़ा था हमने। अब देखिएगा इसी संरचना को ध्यान में रखकर देखिए मैं वापस से और क्या करने वाला हूं इस संरचना में। देखिए, हाँ जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया था ना? सिस्टर वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए इधर लिख देता हूं बेटा, यहां पर ये जो दो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। लिख दूं? सिस्टर क्रोमेटिड या संतति अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, तो मेरे पास वहां पर थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है प्रभु, चले आगे। आइए अब बेटा जी इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, और मैं जो बनाने वाला हूं उसको वापस से ध्यान से देखिएगा। ये हमारी कोशिका जिसमें केंद्रक आवरण था। ठीक है, और केंद्रक आवरण के अंदर आपने किसका निर्माण कर दिया? आप बोलेंगे सर गुणसूत्र हमारे बन चुके हैं, और अंदर ये भी टेढ़े टेढ़े तिरछे मिर्चे इस तरीके से भरे पड़े हैं। चलो जी, बिखरे हुए ये भी। ठीक है, और क्या था? आपने बोला सर बाहर जो था वो कोशिका द्रव्य था, और उस कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहे थे? कोशिका अंगक मिल रहे, जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, अंतद्रव्य जालिकाएं हैं, गोल्जिकाएं हैं। ठीक है, ये सारे मिल रहे थे। और हमने बात करी और क्या मिल रहा था? हमने बोला सर यहां पर हमारे दो तार केंद्र मिल रहे थे। अब बोलिए सर ये डायग्राम तो आपने वापस से वही वाला बना दिया, यही तो बनाया था, यहां पर वापस से वही वाला बना दिया। हमको समझाना है, ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताना इस डायग्राम में क्या चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर आप बोलेंगे सब कुछ तो हटा दिया सर, सारी चीजें तो हटा दी हैं। बताइए मुझे, क्या आपको तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हुए दिखाई दे चुके हैं आपको? क्या ये जो तारक केंद्र थे जो बीच में मिल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब वो यहां से विपरीत ध्रुवों पर आ चुके हैं? ठीक है, यानी तीसरा बिंदु मेरा क्या होगा? पूर्वावस्था का दो बिंदु हो चुके। तीसरा बिंदु क्या? तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं बेटा जी? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। कौन? आपके तारक केंद्र। सिंपल, पहुंच गए। और पहुंचकर कर क्या रहे हैं? देखिएगा, पहुंचकर ये कर क्या रहे हैं ये भी जरूरी है। ये बेटा कुछ तंतु निकाल रहे हैं, और मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इन तंतुओं का नाम क्या था। याद करिए, इन तंतुओं का नाम क्या था? याद करिए, क्या नाम था? और तंतु स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। बताएं बेटा जी, क्या ये लाइन समझ में आई? क्या तारक केंद्र कहां पहुंच गए? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपने अंदर से क्या? तंतु। याद है तंतु किससे बने हुए थे? भूले तो नहीं है? ये मत भूल जाना भैया, कोई प्रोटीन था, कौन सा था? याद है ना बच्चे? भूले तो नहीं है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, याद है ना? तो ये तीसरा कार्य भी समझ में आ गया। चौथा यही मैं आपको बता दूं। चलो यहां पर बता देता हूं चौथा, यहां पर बताता हूं चौथा, लेकिन यहां पर दिखा देता हूं चौथा। बेटा जरा जल्दी से मुझे बताना, ये कोशिका द्रव्य में कहीं कोशिकांग भी दिखाए थे मैंने आपको? राइबोसोम, अंतद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया सारे दिखाए थे, केंद्रक आवरण भी दिखाया था। अब देखिएगा यहां पर ये कोशिका द्रव्य नहीं था। आप बोलिए हाँ सर था। बताएं मुझे, ये कोशिका द्रव्य मैं ज्यादा से ज्यादा डॉट अगर कर रहा हूं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता जा रहा है कि पतला होता जा रहा है? कोशिका द्रव्य, ध्यान से सुनना, कोशिका द्रव्य बच्चों, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है।
क्या बोला हमने? कोशिका द्रव्य जो है वो गाढ़ा हो गया, यानी ये जो अंदर साइटोप्लाज्म था ना वो गाढ़ा हो गया। अब इसके गाढ़े होने से क्या होगा? इसके गाढ़े होने से, इसके डेंस होने से, इसके विस्कस होने से, इसका गाढ़ापन आने से जो कोशिकांग है ना, यानी कोशिका अंगक जो है, कोशिका अंगक जो है वो दिखना बंद हो जाएंगे। बताइए, इतनी सी बात समझ में आई है? अब जरा सोचिए, क्या मैंने यहां पर अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें दिखाई? नहीं, लेकिन ये तो दिख रहा है ना, ध्रुवों पर इतना गाढ़ापन नहीं आया जितना बाकी जगहों पर कोशिका द्रव्य का गाढ़ापन इतना ज्यादा आ गया कि माइक्रोस्कोप में, किसमें? माइक्रोस्कोप में, यानी सूक्ष्मदर्शी में कोशिका अंगकों का दिखना हो गया है बंद, यानी हमें कोशिका अंगक नहीं दिखाई देंगे। किसमें बेटा जी? पूर्व अवस्था में। क्या ये बिंदु भी समझ में आ गया? क्यों नहीं दिखाई देंगे ये नहीं बताया हमारी एनसीईआरटी में, ये मैंने आपको बताया, याद रखना। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि कोशिका द्रव्य हो चुका है गाढ़ा। कैसा हो गया है? गाढ़ा। ठीक है, अब एक आखिरी चीज और, लास्ट, ये केंद्रक आवरण जो था, केंद्रक आवरण दिख रहा था ना आपको? जरा सोचिए, ये केंद्रक आवरण था ना, दिखाया था मैंने आपको। ये केंद्रक आवरण जरा देखिएगा, यहां पर गौर से देखिएगा, केंद्रक आवरण दिख रहा है ना? क्या आपको केंद्रक आवरण विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? जरा सोचिए, केंद्रक आवरण जो है धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुछ अवशेष रह गए हैं किसके? केंद्रक आवरण के। तो ये भी बिंदु याद रखना है आपने इसी में ही, चौथे बिंदु में। क्या? कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, कोशिका अंग दिखने बंद हो जाते हैं, और चलो पांचवा बिंदु लिख देता हूं, केंद्रक आवरण विलुप्त होना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, नीट में प्रश्न कैसे बनने वाला अभी बताऊंगा। क्या लिखा बेटा? केंद्रक आवरण जो है ना वो अभी पूरा विलुप्त नहीं हुआ, देखो पूरा विलुप्त नहीं हुआ, इसके छोटे छोटे अभी अवशेष रह गए हैं, थोड़े थोड़े अवशेष अभी रह गए हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? यानी विलुप्ति तो स्टार्ट हो गई है, किसकी? केंद्रक आवरण की विलुप्ति तो स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे खत्म होना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़े बहुत अवशेष अभी दिख रहे हैं किसमें? पूर्व अवस्था में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये पूर्व अवस्था के सिंपल से 5 बिंदु आपने याद रखने हैं। जल्दी से रिपीट कर दूं, सबसे लंबी अवस्था क्रोमेटिन जो था संघनित होकर क्या बनाया? गुणसूत्र बनाया। गुणसूत्र जो है वो केंद्रक आवरण के अंदर थे। ठीक है, फिर हमने बात करी कि भैया यहां पर तारक केंद्र जो थे वो विपरीत ध्रुवों पर चले गए थे और तंतु का निर्माण स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने चौथा बिंदु यहां पर पढ़ा कि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया, कोशिका अंग दिखने बंद हो गया, केंद्रक आवरण की विलुप्ति स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद आती है बेटा जी मध्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है, और इससे जो प्रश्न बनेगा नीट में, ध्यान से सुनना, इसमें जो नीट में प्रश्न बनता है वो ये कि प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या कि कोशिका विभाजन की या कोशिका विभाजन के कैरियोकाइनेसिस की वो कौन सी अवस्था है जो जब प्रारंभ होती है तो ये निर्धारित होता है कि केंद्रक आवरण विलुप्त हो चुका है। अब बोलिए क्या सर समझ में नहीं आया? मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। केंद्रक आवरण जब पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है तो ये मध्यावस्था के प्रारंभ को दर्शाता है। कितने बच्चे हैं जिनको ये लाइन समझ में आई है? कितने बच्चे हैं जिनको ये लाइन समझ में आई? ध्यान से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो। सोचो कि मध्यावस्था कब स्टार्ट होगी, हम कब बोलेंगे? हम कब बोलेंगे कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई है एक कोशिका में? कब बोलेंगे? जब प्रोफेज अवस्था में वो जो केंद्रक आवरण विलुप्त होना स्टार्ट हुआ था ना, जब वो पूरा का पूरा विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा कौन? केंद्रक आवरण, तब हम बोलेंगे अब स्टार्ट हुई है क्या? मध्यावस्था। बताएं, समझ में आया? तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जा सकता है, मध्यावस्था कैसे निर्धारित होगी? मध्यावस्था स्टार्ट हुई है, कैसे पता लगेगा आपको? तो आप सीधा बोलेंगे सर जो केंद्रक आवरण है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? सर विलुप्त हो चुका है। जब ये हो जाएगा हम बोलेंगे मध्यावस्था हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, चलें आगे। अब ये तो पहला बिंदु आपको समझ में आ गया, दूसरा बिंदु ध्यान से देखना। अच्छा, ये चीज हमारी, ठीक है बेटा, जिसमें कहा था एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है। ठीक है, यही चीज। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बिंदु, ये बेटा हमारा पहला बिंदु था, केंद्रक आवरण जब विलुप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से तो स्टार्टिंग हो जाएगी किसकी? मध्यावस्था यानी मेटाफेज। ये चीज हमें समझ में आ गई। चलो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहां से प्रश्न बनता है, नीट में प्रश्न बन जाएगा, याद रखना कि कब हम निर्धारित करेंगे कि मध्यावस्था चालू हुई है? जब केंद्रक आवरण खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन। चले आगे। अब जो मैं आगे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको सुनना, समझना बेटा, ध्यान से सुनना। इसको ना इस तरीके से समझते, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये पहले मैं ना एक बिंदु बताता हूं। देखो, इससे पहले पूर्वावस्था में जरा देखिएगा, यहां पर ये दिखाई दे रहा है। चलो इसको मैं बना ही देता हूं, ये लो मेरे भाई, ये लो बना देता हूं। ये देखो ये कोशिका। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, गुणसूत्र तो बिखरे हुए हैं, यहां पर कौन था? आप बोलिए सर यहां पर था हमारा तारक केंद्र, और तारक केंद्र ने छोड़ रखे थे क्या? कुछ धागे, जिनको हमने बोला था क्या? तंतु। और कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ पड़ा, वो मैंने दिखा रहा हूं, आप इमेजिन कर लीजिए अंदर कोशिका द्रव्य कैसा हुआ पड़ा? गाढ़ा हुआ पड़ा। ठीक है, अब आप मुझे बताना हम कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं? समसूत्री का मतलब जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, है ना? जो संतति केंद्रक बनेंगे उनके अंदर बराबर गुणसूत्रों की संख्या रहेगी। कैसे रहेगी? जरा सोच समझकर मुझे बताना। अगर इन गुणसूत्रों को, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन गुणसूत्रों को ऐसा का ऐसा रहने दूं, या इन गुणसूत्रों को इस तरीके से एक पंक्तिबद्ध तरीके से, या मैं बोलूंगा एक सीधी रेखा में लगा दूं, और फिर इनको मैं बीच में से तोड़ूं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि ऐसे लगे रहेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। जरा सोचना, दिमाग लगाना, जरा सोचिए, गुणसूत्र यहां पर भी है, गुणसूत्र यहां पर भी है, मुझे तो बराबर बांटना है, कब बांटूंगा? दिमाग लगाए, कब बांटूंगा? ऐसे करके ही तो बांटूंगा ना। ठीक है, अब इसको मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखना। आप सभी स्कूल में गए हैं, ठीक है? हमारे स्कूल में मान लेते हैं टोटल एक दिन में 8 क्लासेस लगती हैं, 8 पीरियड लगते हैं हमारे। ठीक है, पहले 4 पीरियड के बाद इंटरवल होता है, और उस इंटरवल में आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कई बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलने में चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, इंटरवल हुआ तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जितनी भी क्लासेस है, सबके बच्चे बाहर आ गए हैं, बिखर गए हैं। अब आप मुझे बताएं, ये सारे के सारे बच्चे जब बिखर जाएंगे
जैसे यहां पर सारे के सारे गुणसूत्र बिखरे हुए हैं, ऐसे बच्चे भी बिखर गए थे इसमें इंटरवल में। अब इनको अगर बराबर भागों में अपनी अपनी कक्षा में अगर मेरे को इनको बांटना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दूसरी कक्षा के बच्चों को एक लाइन में खड़ा करूंगा, फिर तीसरी कक्षा के, फिर चौथी कक्षा के, फिर पांचवी, तो एक पंक्ति में रखूंगा, तभी तो बराबर बराबर भागों में अलग अलग क्लासेस में बांटूंगा या नहीं बांटूंगा, समझ में? तो बेहतर तरीका क्या होगा, सबको एक लाइन में खड़ा करके फिर मुझे पता लगेगा हाँ ये सेकंड के, हाँ ये थर्ड के, हाँ ये फोर्थ के, हाँ ये फिफ्थ के, चलो जी बांट दो, डाल दो अपनी अपनी क्लासेस में। यही तरीका होगा कि वो बिखरे रहेंगे, मैं छांटने जाऊंगा उनमें से एक एक करके को, नहीं उनको सभी को एक रेखा में लगा दूंगा। आया समझ में? क्लियर है? और सिंपल बनाऊं, चलो जब हम स्कूल में जाते थे सुबह सुबह प्रेयर होती थी, प्रेयर से पहले भी हम लोग खेलते थे ग्राउंड में, है ना? वापस से वही चीज है। अब यहाँ पर इंटरवल की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, कई बार इंटरवल वाला समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। अब मैं स्कूल की बात करता हूँ, स्कूल ओपन हुआ, सुबह सुबह हम गए, है ना? और सारी क्लास के बच्चे जो है अपना बैग रखा है स्कूल में और बाहर ग्राउंड में आ गए हैं, चलो बिखरे हुए हैं। अब प्रार्थना स्टार्ट होने वाली, प्रेयर स्टार्ट होने वाली, स्टार्ट होने से पहले बिखरे हुए थे सारे बिखरे हुए थे। अब सारे जो बिखरे हुए हैं ऐसे प्रेयर स्टार्ट करने के लिए क्या बिखरे रहेंगे क्या? नहीं, सबको एक एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ये पहली क्लास के बच्चे की, दूसरी, तीसरी, वही तरीका होता है ना। बस उसी तरीके से समझना, मुझे इन गुणसूत्रों को बराबर बांटना है, इक्वल बांटना है, तो मैं इन सारे गुणसूत्रों को एक रेखा में, एक पंक्ति में लगा दूंगा, नहीं लगाऊंगा, लगा दूंगा ना। अब आप बोलेंगे सर कौन लगाएगा? देखिएगा प्रभु, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जी ये जो तारक केंद्र था, इस तारक केंद्र से क्या निकले थे, जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर इस तारक केंद्र से निकले थे कौन? हमारे तरकु तंतु। ये देखिए, ये तरकु तंतु गया, ये गया, ये गया, ये गया, इधर 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 ऐसे जा रहा है, गया। और सिमिलरली यहां से भी निकले थे, ऐसे 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 ऐसे, हर गुणसूत्र पर विपरीत ध्रुवों से, हर गुणसूत्र पर विपरीत ध्रुवों से कौन आए थे? आपके तरकु तंतु। और मेरे पास इतना फिर से हिम्मत नहीं है बार बार वो चीज समझाने की, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं। एक गुणसूत्र से तरकु तंतु किससे जाकर जुड़ता है, ये प्रश्न नीट में पूछा गया है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक गुणसूत्र में क्या वो गुणसूत्र बिंदु से जुड़ता है? ये गुणसूत्र बिंदु एक क्षेत्र था जिसमें दो काइनेटोकोर थे, उनसे जाकर जुड़ता है। याद करिए, बताया हुआ है ना। तो याद रखना बेटा जी, ये जो सारे तरकु तंतु आए हैं, ये कुछ इस तरीके से हिलेंगे, कुछ इस तरीके से व्यवस्था पैदा करेंगे कि सारे के सारे, ध्यान से सुनना, सारे के सारे आपके गुणसूत्र एक पंक्ति में लग जाएंगे, सारे के सारे गुणसूत्र आपके एक पंक्ति में लग जाएंगे। और ये लगाने के लिए उत्तरदायी कौन था? तरकु तंतु, जो किससे निकले थे? तारक केंद्र से। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? इसको इस तरीके से सोचो, कई सारे बच्चे बिखरे हुए हैं, मैं टीचर हूं, मैंने फंदा फेंका, मैं वो फंदा उन बच्चों से जाकर जुड़ रहा हूं, उन बच्चों को खींचकर एक लाइन में लगा रहा है, यूं सोच लो, ठीक है? तो बेटा जी ये जो तंतु निकले थे, ये हर गुणसूत्र से जाकर जुड़ रहे हैं। इस तारक केंद्र से जो तरकु तंतु निकले वो इस गुणसूत्र पर भी जुड़े, और यहां से जो निकले वो इस गुणसूत्र पर, यानी विपरीत एक गुणसूत्र पर विपरीत ध्रुवों से आने वाले तरकु तंतु जुड़ रहे हैं। लेकिन कहां जुड़ रहे हैं? ऐसा लगेगा गुणसूत्र बिंदु नहीं, उस गुणसूत्र के अंदर जो काइनेटोकोर है उससे जुड़ते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं, कृपया करके मत पूछिएगा ये चीज, जो नहीं जानते हैं कृपया करके लेक्चर पूरा देखिएगा, ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मेटाफेज में आपने पहला बिंदु आपने ये याद रखना कि केंद्र का आवरण जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो ये स्टार्टिंग को बताता है किसकी? मेटाफेज को। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु बेटा जी यहां पर ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु क्या होगा? सोचिए, दूसरा बिंदु क्या होगा कि तारक केंद्र से निकले हुए तरकु तंतु, है ना, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाते हैं और उनको एक पंक्ति में लगा देते हैं। ये लिखो ना, क्या? तारक केंद्र से निकले तरकु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाते हैं और उन्हें एक सीधी रेखा या पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं या लगा देते हैं। क्या बोला? व्यवस्थित कर देते हैं या लगा देते हैं, लग गए। अब ये जो रेखा या ये जो पंक्ति जो है, ये जहां पर ये सारे के सारे लगे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका या मध्यावस्था पट्टिका। ध्यान से सुनना, ये जहां पर ये सारे के सारे लगे ना, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह जहां पर ये सारे के सारे लगे हैं, इसको, इस रेखा को, इस पंक्ति को हम क्या बोलेंगे? मध्यावस्था पट्टिका। भूल मत जाइएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यावस्था पट्टिका। भूले तो नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया? कितने बिंदु बेटा जी? हमारे दो। अब एक आखिरी बिंदु, ध्यान से सुनना, एक आखिरी बिंदु हमारा मध्यावस्था का आखिरी बिंदु, ये चीज समझ में आ गई, सारे सारे लगे हैं, ठीक है? अब एक आखिरी बिंदु जिससे भी प्रश्न उठता है, आखिरी बिंदु जिससे भी प्रश्न उठता है नीट में, और वो ये कि बेटा अगर मुझे किसी गुणसूत्र का अध्ययन करना है, किसी गुणसूत्र का अध्ययन करना है, जरा सोचिए इस अवस्था में जहां वो बिखरे हुए हैं तब अच्छे से होगा, कि इस अवस्था में जहां वो सारे सारे पंक्ति में लगे हुए हैं तब अच्छे से होगा? एक थोड़ा सा लॉजिकली जरा सोच समझकर मुझे बताएंगे। सोचिए, यहां पर जब बिखरी हुई है चीज तब अच्छे से अध्ययन कर पाऊंगा, या जब एक क्रम में, एक रेखा में सारे सारे लगे हुए हैं तब मैं अच्छे से अध्ययन कर पाऊंगा? तो आप सीधा बोलेंगे क्या कि अगर किसी गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करना है तो बेस्ट अवस्था कौन सी होती है? मध्यावस्था। भूल मत जाना, ये गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करने के लिए बेस्ट अवस्था है, ठीक है? अब हमारी बुक में लिखा हुआ बेहतर अवस्था, मैंने बेस्ट लिख दिया, इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। बेस्ट अवस्था है, भूलेंगे नहीं इस चीज को। बेहतर भी लिख सकता हूं, ऑब्वियस बात है, बेस्ट लिख दिया, अच्छा लग रहा है लिखने में, है ना? तो याद रखना, अगर मुझे किसी गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करना है तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी, सबसे बेहतर अवस्था जो है वो कौन सी है? मेटाफेज है, मध्यावस्था है। बताएं क्या ये सिंपल से तीन बिंदु आपको मध्यावस्था के, इस मध्यावस्था के याद रहेंगे? चलें आगे। अब इसके बाद मध्यावस्था के बाद बहुत सिंपल सी आ रही है, कौन सी बेटा? पश्चावस्था। और पश्चावस्था में हमारी क्या लिखा हुआ है? ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है, क्या? जरा देखिएगा, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या हो गए हैं आपके? गुणसूत्र टूट गया। यही तो था ना? जरा सोच समझकर मुझे बताएं बेटा, ये हमारा कोशिका, जिसमें ये हमारा क्या था? गुणसूत्र ही तो था। फिर से देखिए, ये हमारा क्या था? मैं दो दिखा देता हूं। ये गुणसूत्र नहीं था, ये गुणसूत्र नहीं था, था ना? हमने क्या किया था? जरा सोचिए, मध्यावस्था में हमने इन गुणसूत्रों को कहां लाकर एकत्रित कर दिया था? जरा सोचिए, हमने इनको
मध्य पट्टिका पर लाकर एकत्रित कर दिया था। ठीक है, अब मध्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आने वाली? पश्चावस्था। अब आप मुझे बताइए, जो गुणसूत्र है इसका ये वाला क्षेत्र क्या था? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या था? ये वाला क्षेत्र। आप बोलेंगे सर गुणसूत्र बिंदु क्षेत्र था ना, जिसमें क्या मिल रहे थे? दो काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ये वाले तर्कतंतु और इस काइनेटोकोर से ये वाले तर्कतंतु। भाई इसको मैं ऐसे करके दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, ये गुणसूत्र है बेटा। इस गुणसूत्र में देखो मेरे भाई, गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये अर्धगुणसूत्र, ये अर्धगुणसूत्र, दो अर्धगुणसूत्र, दो संतति अर्धगुणसूत्र में क्या बना रहे हैं? गुणसूत्र बना रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। हमने इससे जोड़ा तर्कतंतु और इससे जोड़ा तर्कतंतु। अब साफ साफ समझ में आ गया, अब अच्छे से समझ में आ गया कि इस गुणसूत्र में ये वाला जो क्षेत्र था ना, जगह जो इसका नाम था गुणसूत्र बिंदु, जहां पर दो मिल रहे हैं काइनेटोकोर, और प्रत्येक काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से आए हुए तर्कतंतु जुड़ रहे हैं। इस काइनेटोकोर से यहां से आया हुआ तर्कतंतु, इस काइनेटोकोर से यहां से आया हुआ विपरीत ध्रुव से आए हुए तर्कतंतु जुड़ रहे हैं। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा भैया? अब सीधी सी बात है, पश्चावस्था में ये तर्कतंतु खींचेंगे। कौन क्या होगा बेटा? ये तर्कतंतु क्या होंगे? खींचेंगे। जब ये खींचेंगे, सिकुड़ेंगे, तंतु है ना, प्रोटीन से बने हुए थे ना, ये सिकुड़ेंगे। और जब ये सिकुड़ेंगे तो सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? सोचना। बहुत ही हलवा चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी संरचना नहीं दिखाई देगी? जरा सोचिए, यहां से यहां जरा सोचो। ये जब खींचेंगे तो ये जो गुणसूत्र था टूट जाएगा। इसका ये जो गुणसूत्र बिंदु वाला क्षेत्र जो था, अब वो रहेगा क्या? नहीं, गुणसूत्र बिंदु टूट गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हो गए हैं, है ना। तो हम यही तो बोलेंगे, गुणसूत्र बिंदु टूट गया। भाई ये जगह क्या कहला रही थी आपकी? गुणसूत्र बिंदु। जरा सोचिए, जब ये दोनों अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो क्या गुणसूत्र बिंदु रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? गुणसूत्र बिंदु टूट गया है, टूट गया। और क्या बन गए आपके? अर्धगुणसूत्र बन गए। और ये अर्धगुणसूत्र की भुजाएं जरा देखकर मुझे बताएं, किधर की तरफ दिखाई दे रही है? इसमें और इसमें। ये मध्यावस्था है और ये पश्चावस्था है। ध्यान से सुनना, ये कौन सी है? मध्यावस्था, और ये है पश्चावस्था। अब आप मुझे बताएं, मध्यावस्था में गुणसूत्र की भुजाएं तार्क केंद्र की तरफ है, देखो तारक केंद्र की तरफ। लेकिन यहां पर जरा सोच समझकर मुझे बताएं, जब ये टूटेंगे तो अर्ध गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, क्या वो तारक केंद्र की तरफ है या केंद्र की तरफ है? बीच में है। आप बोलेंगे सर बीच में है। याद रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें भूल मत जाना, याद रखिएगा, क्योंकि जब ये खींचेंगे तो ये इस तरीके से भुजाएं उधर चली जाएंगी। ऐसा समझ में? अब आप खुद ही सोचिए ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे यहां पर मान लो कोई धागा है। सोचो, इमेजिन करना, यहां पर मेरे धागा है, यहां पर जोड़ दिया और मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे। ये मेरी दो भुजाएं, वहां से जब कोई मुझे खींचेगा तो मेरे हाथ ऐसे चले जाएंगे, मैं उधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ना। अब जरा सोचिए, ये इसके ये दोनों हाथ हैं, जब इसको खींचेंगे तो इसकी भुजाएं इधर की तरफ आएंगी, इसकी भुजाएं उधर की तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पता नहीं। सिंपल सा कांसेप्ट समझ में आया? पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। अरे पतंग उड़ाइए, नहीं पतंग, पतंग को जब उड़ाते हैं तो उसकी भुजाएं आपकी तरफ होती है कि उल्टी होती है? उल्टी हो जाती है। वायु का जो वेग जो होता है उससे घर्षण के विपरीत हो जाती है। बस वही चीज है यहाँ पर। आप बोलेंगे सर वायु कैसे आ गई? अरे अंदर तरल तो है ना, उससे घर्षण हो रहा है तो अपोजिट हो जाएंगी। आया समझ में? ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो बेटा पश्चावस्था में एक सिंपल सा बिंदु आपने याद रखना है, क्या? कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाता है, ये समझ में आ गया। अर्ध गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं और अलग होकर मेरे भाई विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। दिखाऊं और दिखाऊं? ये लो और अच्छे तरीके से, ये लो मेरे भाई। इसके बाद क्या होगा? ये डायग्राम होगा, ये तारक केंद्र और उससे खिंचते हुए आ रहे हैं कौन? तर्कतंतु, और ये है अर्ध गुणसूत्र। अब मुझे बताएं, खिंच गया पूरा? देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखो और इसको देखो, खींच दिया या नहीं खींच दिया? किधर की तरफ ले गया? ध्रुवों की ओर। खत्म। इतनी सी बात समझ में आ गई है, भूलेंगे तो नहीं। आइए, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है वही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है। जो ये चीज लिखी है इसी को मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। गुणसूत्र बिंदु क्या हो चुका है? टूट चुका है। और या मैं बोलूंगा गुणसूत्र टूट चुका है, उसके अर्ध गुणसूत्र बन चुके हैं, और ये अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर ले जाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? तर्कतंतुओं के द्वारा। और ये भी याद रखना है कि बेटा ये जो पश्चावस्था होती है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है। किसकी सबसे छोटी अवस्था होती है मेरे भाई? जरा जल्दी से मुझे बताएं, किसकी सबसे छोटी अवस्था होती है? ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी अवस्था है। डन डन, क्लियर है ये वाली चीज? ये सब कुछ समझ में आ गया है। चले अब आखिरी अवस्था, ये पहुंच गए कहां पर? ध्रुव पर पहुंच गए। कौन ध्रुव पर पहुंच गए? जरा सोचिए, गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड। पहुंच गए ना? पहुंच गए ना? चलो जी, अब आएगी क्या? अंत्यावस्था। ठीक है, अब साहब अंत्यावस्था में क्या लिखा हुआ? ये देखिए, ये चीज लिखी हुई है। इसको समझने से पहले मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं आपको। बेटा पश्चावस्था में ये चीज थी हमारी, ठीक है, पश्चावस्था में यही था ना। चलो अब इधर देखिएगा क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो अर्धगुणसूत्र आए हैं, अब ये वापस से विसंगनित हो जाएंगे। संगनित का मतलब क्या था? सिकुड़ना, और विसंगनित का मतलब वापस से फैलना। जरा सोचिए, ये वापस से फैल जाएंगे। अब यहां पर मैंने दो अर्धगुणसूत्र दिखाए तो दो ही अर्धगुणसूत्र को फैलते हुए दिखा दिया, यहां पर भी दो इस तरीके से फैल गए हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं बोलूंगा वापस से किसका निर्माण होगा? जरा सोचिए, क्रोमेटिन संगनित होकर गुणसूत्र बनाया था, या क्रोमेटिन के क्रोमेटिड ही तो संगनित होकर गुणसूत्र बनाए थे। अब आप मुझे बताएं, वही गुणसूत्र के क्रोमेटिड विसंगनित हो रहे हैं, तो वापस से क्या गुणसूत्र, शब्द देखना, गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। क्या ये वर्ड समझ में आया? इनकी पृथक पहचान जो है वो समाप्त हो जाती है। पृथक पहचान का मतलब, जरा सोचिए, क्रोमेटिन संगनित होकर गुणसूत्र बनाया, अब वो गुणसूत्र टूटा, उसके क्रोमेटिड अलग हो गए। अब क्रोमेटिड अलग होकर यानी अर्धगुणसूत्र कहां पर पहुंच गए हैं? ध्रुव पर पहुंच गए, वापस से फैल गए हैं। तो क्या गुणसूत्र की पहचान रहेगी? क्या रहेगी? क्या वो गुणसूत्र रहेगा क्या यहां पर? नहीं, वो फैल गया, वापस से क्रोमेटिन का निर्माण होगा नहीं होगा, वापस से जाल का निर्माण होगा या नहीं होगा? तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या मैं अंत्यावस्था में ये बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पुनः क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है? पुनः क्रोमेटिन जाल का क्या होता है? निर्माण होता है, बोल सकता हूं। और देखिए बेटा, देखिएगा यहां पर केंद्रक आवरण वापस से आ जाएगा। कोशिका द्रव्य जो था अब वो पतला हो जाएगा, कोशिकांग वापस से दिखने लग जाएंगे। ठीक है, लिख देता हूं, क्या? केंद्रक आवरण पुनः आ जाएगा, ठीक है, और
कोशिकांग दिखाई देने लग जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। अब बच्चों मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या ये चीज, ध्यान से देखना, केंद्रक आवरण वापस से आ गया, विपरीत ध्रुवों पर कोशिकांग दिखने लगे हैं, कोशिका द्रव्य वापस से कैसा हो गया है, पतला हो गया है, पहले गाढ़ा हुआ था वापस से कैसा हो गया है, पतला हो गया, इसी बात समझ में आ गई। अब आप जरा सोचिए, यहां पर यही चीज तो देखिए, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, हां जी हो जाता है, केंद्रिका, गोलजिका, अंतद्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है, यानी कोशिकांग का पुनः निर्माण हो गया। गुणसूत्र के चारों तरफ क्या बन चुकी है बेटा जी, या गुणसूत्र ना बोलकर बोलूंगा क्रोमेटिन ज्यादा बेहतर रहेगा, चारों तरफ क्या बन जाएगा, केंद्रक आवरण बन जाएगा। अब जरा सोच समझकर बस इतना आंसर बताइएगा, क्या मैं अंत्यावस्था को बोल सकता हूं कि यह अवस्था पूर्वावस्था की उल्टी अवस्था है? सोचना, पूर्वावस्था की विपरीत अवस्था है। सोच समझकर मुझे बताना, क्या पूर्वावस्था में क्रोमेटिन जाल जो था वो संघनित होकर क्या बना था, गुणसूत्र, यहां पर गुणसूत्र विसंघनित होकर वापस क्या बना है, क्रोमेटिन का जाल फैल गया है वापस, केंद्रक आवरण वहां पर चला गया था, यहां पर आ गया है, कोशिकांग वहां पर दिखाई देना बंद कर दिए थे, यहां पर आ चुके हैं। क्या बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये चीज बस इतनी सी याद रखनी है अंत्यावस्था में। प्रभु सोच समझकर मुझे बताएं कि आपको दो केंद्रक बनते हुए दिखाई दे गए हैं, और दो केंद्रक अगर आपको बनते हुए दिखाई दे गए हैं तो क्या हमने कैरियोकाइनेसिस नहीं पढ़ लिया? खत्म, यही था क्या कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले होंगे बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। अब इसको मैं हल्का सी इसकी झलक दिखा देता हूं, देखिए दिख रहा है, ये और ये दो प्रकार से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, दो प्रकार से क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। एक होगा बेटा जी जंतु कोशिका में और एक होगा पादप कोशिका में, एक जंतु कोशिका में और एक पादप कोशिका में जो साइटोकाइनेसिस होगा, ये अलग अलग विधि से होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद इस चीज का समय होगा, मेरे ख्याल से आप जानते ही हैं क्या, जो भी कुछ पढ़ा है आज, क्या पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस पढ़ा है, 4 अवस्थाएं पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, केंद्रक आवरण क्या हो गया था, विलुप्त होना स्टार्ट हो गया था, कोशिका द्रव्य क्या हो गया था, गाढ़ा हो गया था, कोशिकांग दिखना बंद हो गए थे, तार केंद्र विपरीत ध्रुव पर चला गया था, तंतु निकाल दिए थे और क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बना दिया था, गुणसूत्र बना दिया था। सबसे लंबी अवस्था थी कौन सी, प्रोफेज। फिर मेटाफेज, सारे के सारे गुणसूत्रों को एक रेखा में लगा दिया था, सबसे बेस्ट अवस्था थी गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए। फिर पश्चावस्था में क्या किया था, इन गुणसूत्रों को तोड़ दिया था, गुणसूत्र बिंदु जो है वो टूट गया था, गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में बट गया था, वो अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगे। तो लास्ट अंत्यावस्था में हमने देखा ये जो गुणसूत्र पहुंच गए हैं ये वापस अपनी पहचान खो देंगे और किसमें बदल जाएंगे, क्रोमेटिन के जाल में बदल जाएंगे, केंद्रक आवरण वापस आ जाएगा, केंद्रिका आ जाएगी, कोशिकांग दिखने लग जाएंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, आइए बेटा जी, आ रहा है क्विज आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन होता है, पहला ऑप्शन पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, पश्चावस्था और चौथा अंत्यावस्था। कि गुणसूत्र की आकृति का अगर अध्ययन करना होता है तो कौन सी अवस्था बेस्ट अवस्था होती है, जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं फटाफट। दूसरा प्रश्न बच्चों, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यानी क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बनाता है, कौन सी अवस्था में, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या अंत्यावस्था? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न था कि गुणसूत्रों की अगर आकृति का अध्ययन करना होता है तो आप कौन सी अवस्था में करते हैं, याद करिए मैंने आपको बताया था बेस्ट अवस्था, सबसे बेहतर अवस्था। गुणसूत्रों की आकृति का अगर अध्ययन करना है, जो सारे एक ही रेखा में लगे हुए हैं, कौन सी अवस्था थी? आप सीधा बोलेंगे सर मध्यावस्था। तो मध्यावस्था जो कि मेटाफेज जो थी वो बेस्ट अवस्था थी। सोचिए ऐसा सिंपल सा प्रश्न अगर आएगा तो छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण कब होता है, याद करिएगा, सबसे लंबी अवस्था कौन सी? पूर्वावस्था, प्रोफेज, जिसमें क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम यानी आपके गुणसूत्र का निर्माण करता है। आंसर क्या है? पूर्वावस्था। मुझे पता है आप में से सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बस इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, डेफिनेटली आप लोग सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क मिलेगा नीचे बेटा जी किसमें, होमवर्क सेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य विभाजन भी पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस भी पढ़ेंगे और स्टार्ट कर देंगे क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।